जंगल की वो खौफनाक रात, अमावस की एक मनहूस काली रात। चारों तरफ घनघोर अंधेरा, एक सुनसान सड़क और सड़क के दोनों तरफ फैला हुआ एक घना जंगल। सड़क पर तेजी से दौड़ती हुई एक कार में आर्मी से रिटायर्ड मेजर प्रताप सिंह अपनी पत्नी अर्चना, बेटे समर और बहू गीता के साथ अपने एक दोस्त की पार्टी की शादी अटेंड करके वापस लौट रहे थे। पापा, आज शादी में बहुत मजा आया ना? आपने शर्मा जी को देखा? कितना हंगामा किया उन्होंने। समर ने कार ड्राइव करते हुए कहा। समर की पत्नी गीता उसकी बगल वाली सीट पे बैठी थी और पिछले सीट पर उसके माता पिता यानी प्रताप सिंह और अर्चना बैठे हुए थे। सभी लोग काफी थके हुए थे। बेटा, आजकल ये सब चीजें शादियों और पार्टियों में मामूली बात हो गई है। प्रताप सिंह ने समर की बात का जवाब दिया। जहां बाप और बेटे पार्टी की गुफ्तगू में लगे थे, वहीं प्रताप सिंह की पत्नी अर्चना किसी और ही विचारों में खोई हुई थी। आप लोग बेकार की बातें छोड़िए। उसके स्वर में घबराहट थी। आज इतनी काली घनी रात है और ऊपर से ये मनहूस अमावस। मुझे न जाने क्यों बहुत डर लग रहा है। ये सड़क और ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। हे भगवान, जल्दी से हम लोग घर पहुंच जाए बस। एक पल के लिए बाप बेटे अपनी बातों से रुक गए और अर्चना को ताकने लगे। अर्चना ने एक लंबी सांस ली और आगे कहा, मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था कि घर के लिए जल्दी निकलना चाहिए, पर आप बाप बेटे मेरे सुनते ही नहीं है। इतनी रात में इस काले घने जंगल से फैमिली के साथ जाना आप दोनों को कोई रिस्क नहीं लगता? अर्चना बोलते बोलते दोनों तरफ से घिरे हुए काले जंगल को उस दौड़ती हुई कार की खिड़की से झांक कर निहार रही थी। लो जी, तेरी मम्मी फिर से शुरू हो चुकी अब तो, प्रताप सिंह ने मुंह बिचकाते हुए कहा। क्या मम्मी, आप भी ना? समर ने कार ड्राइव करते हुए कहा। अरे आप क्यों डर रही है मम्मी? गीता यानी समर की पत्नी और प्रताप सिंह की बहू ने बीच में ही कहा। अरे पापा और समर हमारे साथ है ना, फिर डरने की क्या बात है? प्रताप सिंह जो कि अर्चना के साथ बैठे हुए थे वो बोले, बेटा तुम नहीं जानती, तुम्हारी मम्मी को डरने की पुरानी बीमारी है। इनका बस चले तो हम लोग घर में दुबक कर ही बैठे रहे बस। क्यों जी, सही कहा ना मैंने? प्रताप सिंह ने अर्चना को देखकर आंखें मटकाई। इसी के साथ समर और प्रताप सिंह के ठहाके गूंज उठे, जिसमें गीता की हल्की हंसी भी शायद शामिल हो चुकी थी। अरे आर्मी में इससे भी भयानक भयानक जंगलों में रात रात भर मैं कई मिशन पर जा चुका हूँ। अरे भाई, ये अमावस पूनम की रात क्या है ये सब? लगता है तुम्हारा विज्ञान बहुत कमजोर है। सब रातें एक जैसी होती है। चांद निकला पूरा तो पूनम की रात, और पूरा डूब गया तो अमावस की रात। वैसे सच कहूँ तो अमावस की रात तो अच्छी रहती है। अंधेरे में दुश्मन फौजी आपको देख भी नहीं सकता। संग्राम सिंह के ठहाकों के साथ गीता और समर भी फिर से हंस पड़े। अर्चना कसमसा कर रह गई, पर वो अंदर से कुछ घबराई हुई सी थी। शायद अपने किसी डर को जाहिर नहीं कर पा रही थी। कहते हैं डरना कोई बुरी बात नहीं, पर वो बुरी बात तब हो जाती है जब आपका डर और भी बुरा हो जाए। कार में फिर से ठहाकों के बीच बातें होने लगी, जिसमें अर्चना शामिल नहीं हो पा रही थी। शायद वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी अपनी सोच में आती उस भयानकता के कारण। और तभी कुछ ही पलों के बाद जैसे सब कुछ बदल सा गया। सड़क पर दौड़ रही उनकी कार का संतुलन बिगड़ा। कार अचानक से लहराई, जैसे ड्राइवर के बस से बाहर आ गई हो, और तभी एक जोरदार झटका खाकर कार सड़क के किनारे एक पेड़ से जाकर टकरा गई। ये सब एकदम से हुआ, जिसे कोई समझ ही नहीं पाया। दुर्घटनाएं सुना है अचानक से ही होती है। तड़ाम ताड़ एक्सीडेंट की एक जोरदार आवाज के कुछ ही पल के बाद खामोशी सी छा जाती है। जंगल में सन्नाटा जैसे फिर से पसर गया था। वो काला जंगल फिर से भयानकता में डूबने लगा था। उस भयानक टक्कर के बाद
कार बंद हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद समर, जो कि कार चला रहा था, संभलते हुए कार से बाहर आ चुका था और दूसरी तरफ से कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। मम्मी, पापा, गीता, आप लोग ठीक तो है ना? जल्दी कार से बाहर आइए। समर ने कार का दरवाजा खोला और कार से निकलकर बाकी सभी को भी बाहर निकालने लगा। कार किसी पेड़ से टकरा गई थी। कुछ ही समय के बाद अब सब लोग कार से बाहर आ चुके थे। समर, प्रताप सिंह अपना घुटना पकड़कर करारते हुए बोले, अर्चना और गीता को कोई खास चोट नहीं आई थी? क्या हुआ था बेटा? गाड़ी से कुछ टकराया था क्या? पता नहीं, ऐसा ही कुछ एहसास हुआ था। क्या मतलब? सच में कोई टकराया था? पापा, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। हम बातें कर रहे थे और अचानक ऐसा लगा जैसे कोई चीज सड़क पर थी जो कार से टकरा गई और ये दुर्घटना हो गई। समर प्रताप सिंह को खड़े होने में मदद करते हुए बोला, सच तो ये है कि वो भी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम सब ठीक हैं। अर्चना गीता का हाथ पकड़कर बोली, किसी को भी कोई खास चोट नहीं आई थी। उनके पीछे और आगे वही काला सन्नाटों से भरा हुआ जंगल और बीच में अंधेरी सड़क नजर आ रही थी। प्रताप सिंह ने पलटकर सड़क की तरफ देखा, पर सड़क पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। सड़क पर कोई था? मैं समझा नहीं बेटा। सड़क पर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, ना ही आसपास किसी के होने की परछाई है। फिर तुम टकराए किस चीज से? मतलब कार किस चीज से टकराई थी? प्रताप सिंह ने समर को अजीब तरीके से घूरते हुए कहा। समर का चेहरा घबराहट से लाल हो चुका था, जो कार की जलती हुई इंडिकेटर में रह रह कर दिखाई दे रहा था। पता नहीं पापा, ऐसा लगा कोई था सड़क पर, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे कोई अचानक से कार के सामने आ गया हो। मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा पापा, पर उसे बचाने के साथ ही ये सब कुछ हुआ। पर सच में वहां सड़क पर कोई तो था जो कार से टकरा गया था। समर की इस तरह की बातें सुनकर सभी का घबराना और सवाल पूछना कोई अजीब बात नहीं थी। गीता भी काफी घबराई हुई थी। अगर ऐसा होता तो मैं भी सामने ही बैठी थी ना, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया समर। मैं सच कह रहा हूँ, हो सकता है हम बात करने में इतने मशगूल हो गए थे कि ठीक से ध्यान ना दे पाए हो, पर मुझे पूरा यकीन है कुछ तो था, क्योंकि टकराने की आवाज भी आई थी। समर अब भी बहुत परेशान था और पेड़ से भिड़ी हुई अपनी कार को बार बार घूर रहा था। सभी लोग ये जानने में लगे थे कि आखिर ये सब अचानक कैसे हुआ। बेटा, लगता है तुम्हें वहम हुआ है। तुम काफी थक गए हो। बातें करते हुए तुमने ध्यान नहीं दिया होगा और गाड़ी बहक गई होगी, या तो कोई गड्ढा आ गया होगा। वैसे भी काफी अंधेरा है। अब जाने दो, वहाँ तो कोई भी नहीं है और भगवान का शुक्र है कि हम सब सही सलामत है। चलो देखते हैं गाड़ी तो ठीक है ना, वरना आज रात इस काले घने जंगल में तेरी मम्मी की भूतों की कहानियां सुनकर बितानी पड़ेगी। इस छोटे से एक्सीडेंट के पीछे फिर तेरी मम्मी कोई भयानक कहानी रच लेगी, प्रताप सिंह ने चिढ़ते हुए कहा और वो कार की तरफ आगे बढ़े और ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए उन्होंने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की। आखिरकार कोई फौजी ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट से कैसे घबरा सकता था। कार चालू करने की भरसक कोशिश की गई, पर इंजन आवाज करके शांत हो गया और इसी के साथ पूरा जंगल भी एक पल को शांत हो गया ऐसा लगने लगा। बेटा, ये कैसी सुनसान सड़क है? अर्चना सड़क के दोनों तरफ देखती हुई बोली। ना कोई रोशनी और ना ही कोई गाड़ी आ रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अर्चना शायद उस कहानी को रचने लगी थी जिसका जिक्र अभी प्रताप सिंह ने किया था। अरे मम्मी, आपने तो कहा था आज अमावस की रात है, तो अंधेरा तो होगा ही ना। और वैसे भी ऐसी जंगलों में रोड लाइट्स थोड़ी ही होती है।
आप प्लीज ये सब सोचना बंद करो मम्मी, समर ने कहा, क्योंकि वो जानता था अर्चना के डरे हुए बर्ताव को और अभी समय वहां से निकलने का था, इन कहानियों का नहीं। तभी प्रताप सिंह से कार स्टार्ट हो गई और वो कार को रिवर्स गियर में डालकर पीछे सड़क पर ले आए। समर अर्चना और गीता को कार की तरफ लेकर आया। चलो सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ फटाफट, शुक्र है बोनट और हेडलाइट्स के अलावा सब ठीक है और ये स्टार्ट हो गई है। वाकई कार को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था और अब कार स्टार्ट हो चुकी थी। प्रताप सिंह ऐसे मुस्कुराए जैसे डूबते हुए इंसान को नाव मिल गई हो, वो भी पूरी की पूरी, और अब इसी नाव में उन्हें अपनी फैमिली को जंगल पार करवाना था। हे भगवान, अच्छा हुआ जो गाड़ी चालू हो गई, अर्चना ने हाथ जोड़कर कहा। अर्चना प्रताप सिंह के साथ आगे की सीट पर बैठ गई और इस बार समर और उसकी पत्नी गीता पीछे की सीट पर बैठे। उस घने जंगल की दशा ऐसी थी कि कोई भी वहां से जल्दी ही निकलना चाहेगा। गाड़ी वापस सड़क पर थी, बीचों बीच जंगल के सन्नाटे में इंजन की धुन धुन आवाज किसी जानवर की गुर्राहट की तरह गूंज रही थी। तभी समर ने पूछा, क्या हुआ पापा, गाड़ी चालू करके अब आप किसका इंतजार कर रहे हैं? चलिए गाड़ी निकालिए यहाँ से। कोशिश तो कर रहा हूँ बेटा, पर न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि कार आगे नहीं बढ़ पा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये गाड़ी आगे बढ़ना नहीं चाहती। कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, गियर डाला हुआ है, एक्सीलेटर भी दबा रहा हूँ, पर अभी तो सब ठीक ही लग रहा था। अब देखो तो सही, अचानक क्या हो गया? मुझे तो लगता है कार में कोई गड़बड़ हो गई होगी पापा। अरे इतने जोर से पेड़ से जो टकराई थी। आप रुकिए, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कोई प्रॉब्लम हुई होगी, समर ने कहा और उसने कार का दरवाजा खोला। पर अर्चना ने मुड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, कार से मत उतरना। जाने क्यों मेरा दिल जोर जोर से घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। सुनिए ना, आप कोशिश करिए, कार चल जाएगी। अर्चना सहमी हुई थी। वो किसी भी तरह की मुसीबत को नहीं बुलाना चाहती थी और शायद जंगल को महसूस भी कर रही थी। कभी कभी वहम सच भी हो जाता है। आगे क्या होगा कौन जानता है। चलिए आगे क्या होता है मैं और आप साथ मिलकर सुनते हैं। क्या मम्मी, आप भी ना, अगर गाड़ी चल सकती तो अब तक हम आगे निकल भी चुके होते। चेक तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वाकई हम यहाँ फंस जाएंगे। और आप इतना क्यों डर रही हो? मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। पापा जरा वो टॉर्च देना। आप लोग गाड़ी में ही बैठिए, मैं देख कर आता हूँ। फिर समर टॉर्च लेकर बाहर आ गया और कार का बोनट उठाकर चेक करने लगा। अर्चना और गीता का ध्यान कार के शीशे से बाहर की तरफ ही था, जैसे वो कुछ खतरे को भांपने की कोशिश में थे और प्रताप सिंह कार को चालू करने की कोशिश में थे, क्योंकि उन्हें किसी खतरे से डर नहीं लगता था। तभी अचानक कार के बाहर से समर की एक जोरदार चीख सुनाई दी। एक ऐसी जोरदार आवाज जिसने किसी डर को छू लिया हो। पापा, मम्मी, जल्दी यहाँ आइए। कार में बैठे प्रताप सिंह, अर्चना और गीता चीख सुनकर जल्दी से कार के बाहर निकलकर समर की भागे भागे, जैसे कोई भूत देखने के बाद भागता है, ये सोचकर कि जाने क्या अनहोनी हुई थी जो समर इस तरह चीख रहा था। क्या हुआ समर? प्रताप सिंह ने बाहर आते ही पूछा। पापा, वो, सतपकाई आवाज में समर ने कुछ इशारा किया। क्या हुआ? तुम चिल्लाए क्यों? समर ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसका हाथ कांपते हुए कार की हेडलाइट्स की तरफ इस तरह बढ़ाया जैसे किसी ने हाथ में डंक मारकर शून्य कर दिया हो। समर ने कुछ इशारा किया। प्रताप सिंह और उसकी फैमिली की नजर समर के हाथ के दिशा में बढ़ी। 3 जोड़ी आंखें उस दिशा की ओर ताकने को हुई।
और अगले ही एक पल में वो नजारा देखकर सभी को जैसे सांप सूंघ गया। प्रताप सिंह और उसका परिवार अब एक पल के लिए सांसें थामे खड़ा था उस भयावह नजारे के सामने। तो क्या लगता है आपको, क्या देखा था उन लोगों ने? चलिए आगे सुनते हैं। उनकी आंखों के सामने भयावह दृश्य था। कार की हेडलाइट्स पर ताजे खून के धब्बे नजर आ रहे थे। ओ माय गॉड, गीता के मुंह से निकला। अब ये क्या है? एक पल के चुपते सन्नाटे के बाद प्रताप सिंह ने धीमे स्वर में पूछा, मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था, कोई ना कोई कार से टकराया था, वरना ये दुर्घटना नहीं होती। पापा, अब तो आपको यकीन हो गया ना ये सब देखकर? समर ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। हे भगवान, अर्चना चिल्लाई, मैंने कहा था यहाँ कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो गलत है। ये खून के दाग कहाँ से आ गए? किसके हैं ये खून के दाग? अर्चना ने जोर से प्रताप सिंह के बाजुओं को दबाकर कहा। समर, पापा, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? गीता ने डरे हुए स्वर में कहा। पापा, मम्मी ठीक कह रही है, कुछ तो गलत हो रहा है। अब तो मुझे भी बहुत डर लगने लगा है, गीता ने घबराते हुए कहा। मगर ये किसी जानवर का खून भी तो हो सकता है ना पापा? जानवर? अच्छा, तो कहाँ गया वो जानवर कार से टकराने के बाद? समर ने पूछा। अरे हो सकता है तुमने उसे देखा ही ना हो और वो गाड़ी के नीचे आ गया हो, और जब हम उस पेड़ से टकराए तब तक वो उठकर जंगल में भाग गया हो, जख्मी हालत में ही सही। गीता ने अपना अनुमान लगाया। प्रताप सिंह अब भी खामोश थे, क्योंकि वो शायद बातों में नहीं सबूतों में यकीन करने वालों में से थे। हो सकता है, पर फिर सड़क पर कहीं खून गिरना चाहिए था। अर्चना चारों तरफ देखती हुई बोली, ये कोई माया जाल लगता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कोई काला जादू हो सकता है। कहते हैं कि अमावस की रात बड़ी जालिम होती है और काली और बुरी आत्माएं लोगों को ऐसे ही अपने जाल में फंसाती है। अर्चना की बातों ने समर और गीता को भी यकीन दिलवाना शुरू कर दिया था कि ये सब किसी कारण से उनके साथ घट रहा है। जंगल के बीचों बीच खड़े चारों तरफ के घने और भयावह जंगल का नजारा अर्चना की बातों को सच बनाए जा रहा था। पापा, मम्मी सही कह रही है, मैंने भी आपको कहा था कार से कोई न कोई टकराया जरूर था, लेकिन मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया था। समर ने अपनी बात कही। ऐसा लगा वाकई वो अपनी मम्मी की बातों से सहमत हो रहा था। समर, प्रताप सिंह झुंझलाए। अब उनकी बारी थी बोलने की। कम से कम तुम तो अपनी मम्मी का साथ मत दो इन फिजूल की बातों में। अरे इसे तो भूत प्रेत तंत्र मंत्र की बातें बनाने का शौक है। 35 साल का तजुर्बा है मेरा इसके साथ। ये सब बकवास बातें मत करो प्लीज। प्रताप सिंह गुस्से में बोले। अगर ऐसी बात है तो आप ही बताइए, कहाँ है वो जो इस कार से टकराया था? अर्चना भी गुस्से से चीख उठी। कहाँ गया? आसमान में चला गया या धरती में समा गया? बोलिए। तुम अब चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए, प्रताप सिंह ने अर्चना को घूरते हुए कहा और अपनी आंखों से घूरते हुए ही उन्हें चुप करवाना चाहा, और वो एकदम से चुप हो गई। पर सड़क अब भी खाली थी, क्योंकि सच तो बस यही था कि सिवाय उनके उस जगह पर कोई था ही नहीं। कार की हेडलाइट से रोशनी बस उन पर ही आ रही थी। आसमान तो जैसे काली स्याही में नहाया हुआ लग रहा था। प्रताप सिंह और समर उस जगह के आसपास आ गए जहां से कार बहकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, और टॉर्च की रोशनी में इधर उधर कुछ ढूंढने लगे। शायद अब वो उस खून के धब्बों और एक्सीडेंट के कारण को तलाश रहे थे, पर वहां ऐसा कोई भी निशान नहीं था जिससे ये कहा जा सके कि वहां कोई एक्सीडेंट हुआ हो या कार से कोई टकराकर गिरा या जख्मी हुआ हो। बल्कि अब तो जंगल से अजीब सी आवाजें भी आने लगी थी, पर उन आवाजों को साफ सुन पाना मुमकिन नहीं था। अर्चना और गीता भी उन आवाजों से ध्यान हटाने की पूरी कोशिश कर रही थी। पापा,
यहाँ तो कोई निशान नहीं है। समर ने जंगल से आती हुई हल्की अजीब आवाजों को ध्यान न देते हुए उस जगह के आसपास मुआयना करते हुए कहा। प्रताप सिंह अब भी आसपास देखने में लगे हुए थे। हो सकता है वो कार से टकराने के बाद उछलकर सड़क किनारे इस ढलान से लुढ़ककर नीचे झाड़ियों में चला गया हो। आखिर कार बहुत स्पीड में थी, वो जरूर बेहोश हो गया होगा, तभी हमारे इतना आवाज देने पर भी वो सुन नहीं पा रहा है। प्रताप सिंह ने अपना एक और तल्ख लगाया और फिर समर के हाथ से टॉर्च ली और ढलान की ओर रोशनी फैलाई, लेकिन उस तरफ झाड़ियों के सिवा और कुछ नहीं दिखा। पापा, गीता ने कहा, अगर वाकई ऐसा है तो हमें उस व्यक्ति को ढूंढकर उसकी मदद करनी चाहिए। अगर वो वाकई जानवर नहीं था तो। अर्चना ने घबराई और लड़खड़ाई आवाज में कहा। तुम लोग मेरी बात समझ नहीं रहे हो, अर्चना बड़बड़ाने लगी। और कितनी बार कहूँ आप दोनों से, हम यहाँ फंस गए हैं। पहले ही कहा था जल्दी घर निकल जाना चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। देखिए वही सब हो रहा है जिसका मुझे डर था। ये शैतानों का काम है। भला कार से टकराने के बाद कोई कैसे उठकर कहीं जा सकता है? और अगर वो सच में कोई इंसान था तो कहाँ गया? और इतनी रात गए यहाँ जंगल में आखिर कौन होगा? अर्चना सिंह की बातों से प्रताप सिंह आग बबूला हो गए। अर्चना, अब एक लफ्ज भी और कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। एक फौजी की बीवी होकर तुम्हें ऐसी कायरता भरी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? मुसीबत के समय बच्चों को साहस देने के बजाय पागलों जैसी बातें कर रही हो। भूत प्रेत तंत्र मंत्र, क्या है ये सब कुछ? पापा, आपको ये देखना चाहिए। कार के नीचे इशारा करके कुछ दिखाना चाहा। अब कार के उस तरफ सभी लोग आ चुके थे। उधर खून के निशान टायरों तक जा रहे थे। फिर सड़क के दाहिनी तरफ थोड़ी दूर से मिट्टी पर घिसटने के निशान थे। पापा, इसका मतलब आपने ठीक अनुमान लगाया। जो कोई भी हमारी कार से टकराया था वो जरूर सड़क से उछलकर किनारे गिरा होगा। वैसे भी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ऐसा होना स्वाभाविक है। पापा, हमें देखना होगा, मदद करनी होगी। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम और तुम्हारे पापा जो कह रहे हो वो ही सच हो और मैं गलत। अगर ऐसा हुआ ना बेटा तो हम जरूर यहाँ से निकलकर घर पहुँच पाएंगे। अर्चना धीरज रखते हुए बोली। गीता ने इसी बात पर अर्चना का हाथ पकड़कर हिम्मत दिलवाया कि सब कुछ ठीक है। हेलो, अरे कोई हमें सुन रहा है क्या? कोई है वहाँ? कोई है? प्रताप सिंह ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। सड़क के दोनों तरफ घने जंगलों की तरफ समर और प्रताप सिंह आवाज देने लगे। जंगल में उनकी आवाजें गूंजने लगी और ऐसा लग रहा था कि जंगल अपनी ओर बुला रहा था उन्हें उन आवाजों से। पापा, मुझे लगता है वो हमें सुन नहीं पा रहा। वैसे भी सड़क किनारे की ये ढलाने उन झाड़ियों में खत्म हो जाती है और हो सकता है वो घायल हो और बेहोशी की हालत में हो। मुझे जाकर देखना होगा, समर ने कहा। पापा, मुझे वो टॉर्च दीजिए। आप लोग यहाँ कार के पास रुकिए, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। समर और प्रताप सिंह का अनुमान कितना सही था ये बता पाना तो मुश्किल था, पर उन्हें जो लग रहा था वो उस पर अमल करने में लगे थे। अर्चना ये बात जानती थी कि ये बाप बेटे मानने वाले नहीं हैं। इतने अंधेरे में अकेले वहाँ मत जाओ बेटा, मुझे डर लग रहा है। अपने पापा को भी साथ ले जाओ, अर्चना ने अपनी उसी घबराई आवाज में कहा जिसमें उनका डर और बेटे की चिंता दोनों शामिल थी। मम्मी, चिंता मत करो, अगर वहाँ कोई हुआ तो मैं पापा को आवाज लगा दूंगा और वो आ जाएंगे मदद करने के लिए। अभी उस व्यक्ति की मदद करना जरूरी है मम्मी। हमें अब तक पता नहीं है कि वो कोई जंगली जानवर ही था या इंसान। खून के धब्बों को देखने के बाद दोनों ही सूरतों में मैं उस जख्मी को यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। समर ने अर्चना को समझाया और फिर प्रताप सिंह से कहा, पापा आप तब तक यहाँ मदद देखिए, कोई भी गाड़ी आए उसे हाथ दीजिएगा। गीता, मम्मी को संभालो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं 2 मिनट में आया। समर सड़क के किनारे उन झाड़ियों की तरफ आगे बढ़ गया।
अगर वो प्रताप सिंह जैसे फौजी का बेटा ना होता तो शायद ही कोई इंसान उन घने काले जंगलों में अपने कदम भी बढ़ा पाता, क्योंकि वो जंगल कोई मामूली सा जंगल नहीं लग रहा था। शायद इस अमावस की रात ने उसे ऐसा भयानक बना दिया था जिसे देखकर ही दिल कांप उठे और डरने लगे। क्या लगता है आपको आगे क्या हुआ होगा? चलिए सुनते हैं। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। यहाँ दूर दूर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही। जब से हम यहाँ फंसे हैं मुझे तो एक भी गाड़ी सड़क से गुजरते हुए दिखाई नहीं दे रही। न जाने ये काली मनहूस अमावस की रात आज क्या बुरी बला लेकर आई है हमारे लिए। अर्चना पूरी तरह से डरी हुई थी। दूर दूर तक वाकई कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। प्रताप सिंह भी गहन चिंता में डूबने लगे थे, पर वो अर्चना की बात का समर्थन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये रात मुसीबत से भरी जरूर थी, पर ये अमावस और भूत प्रेत की बातें प्रताप सिंह जैसा फौज में कई साल काम करने वाला दिलेर आदमी कभी नहीं मानने वाला था। पर क्या वाकई किसी चीज को ना मानने से उस चीज के होने को नकारा जा सकता है? पर आज की रात किसी ऐसी भयानकता का संकेत दे रही थी जो किस हद तक मनहूस थी ये कोई नहीं जानता था। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे कोई भी व्यक्ति ये मान ले कि इन घटनाओं में अमावस की काली रात में घूमने वाली अनजान शक्तियों का कोई हाथ है। दरअसल सच्चाई जब तक सामने नहीं आती लोग उसे टाल देते हैं, पर जब वो सामने आकर खड़ी हो जाती है तो उसे झुठलाना नामुमकिन हो जाता है। समर को गए हुए अब 10 मिनट से ज्यादा हो चुके थे। न जाने समर सड़क किनारे दिख रही उन झाड़ियों में कहाँ गुम हो गया था। चिंता का विषय बन जाना अब लाजमी था। ये समर अभी तक आया क्यों नहीं? जरा देखिए ना, कहीं कोई मुसीबत में ना फंस गया हो। अर्चना का डर अब चरम सीमा पर था और गीता बिना बोले अर्चना का हाथ थामे अपने डर को अपने में समाये हुए थी। समर, समर। प्रताप सिंह और गीता ने अगले ही पल आवाज देना चालू कर दिया, पर कोई भी जवाब नहीं मिला। ना ही समर उन झाड़ियों में कहीं नजर आया। पापा, समर कहाँ गए? मुझे अब वाकई और भी ज्यादा डर लगने लगा है। प्लीज आप कुछ कीजिए ना। मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? हमें समर को उधर जाने ही नहीं देना चाहिए था। पापा प्लीज कुछ कीजिए ना। अब गीता ने रोना चालू कर दिया। दूसरों की मदद करने के चक्कर में हम खुद मुसीबत में ना फंस जाए। अर्चना का ममतामयी दिल समर के लिए चिंतित था। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब बकवास बातें बंद करो, वो जरूर आएगा। प्रताप सिंह उस स्थिति को संभालने में लगे थे, पर कुछ देर बाद गीता और अर्चना की बातों से प्रताप सिंह भी अपने इकलौते बेटे समर की चिंता से घिर चुके थे। उन्होंने अब जोर जोर से समर का नाम लेकर चिल्लाना शुरू कर दिया, पर जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि जंगल उन लोगों की आवाज उस तक पहुंचने ही नहीं दे रहा था। ये रात ऐसी लग रही थी जैसे पूरा आकाश काली स्याही में डूब गया हो। उनके कार एक्सीडेंट के बाद से ही जंगल ने जैसे अपना रंग बदल लिया हो। इतनी रात सड़क पर एक फैमिली और उसमें से एक सदस्य गायब और कार का लगभग एक्सीडेंट हो चुका था, जिसमें पूरा परिवार बाल बाल बचा था। क्या वाकई ये सब किसी नियति का खेल होने जा रहा था या संयोग मात्र था बस? पर शायद चुपचाप सड़क पर खड़े होकर तमाशा देखने का समय अब जा चुका था। प्रताप सिंह समर को ढूंढने के लिए सड़क से नीचे उतरकर उन झाड़ियों की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कार की जलती हुई लाइट्स ही आसपास थोड़ा उजाला फैलाए हुए थी, जो कि ज्यादा साफ तो नहीं थी, पर उसके अलावा कोई चारा भी नहीं था उनके पास। गीता, मम्मी को लेकर कार में बैठो, मैं समर को देख कर आता हूँ।
नहीं पापा, आप भी मत जाइए। जैसा कहता हूँ वैसा करो, कार के अंदर जाओ। मैं नहीं चाहता कोई और मुसीबत में आए। प्रताप सिंह ने झाड़ियों की तरफ बढ़ते हुए पीछे मुड़कर कहा। प्रताप सिंह अपनी फैमिली को इस मुसीबत से निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन चिंता उन्हें सताए जा रही थी। ना तो वो समर को छोड़कर भाग सकते थे और ना ही उसका पता लगा पा रहे थे, क्योंकि अगर फैमिली को छोड़कर जंगल में गए तो इन पर कोई मुसीबत आ सकती थी। पर अब जाने के अलावा और कोई चारा भी नहीं रह गया था, क्योंकि अब तक कोई उस सड़क से गुजरा भी नहीं था जिससे मदद की गुहार लगाई जा सके। प्रताप सिंह बेटे का नाम ले लेकर जंगल में आगे बढ़ने लगे। प्रताप की चाल आज डगमगा रही थी, जबकि उन जैसे फौजी के साथ ये नहीं होना चाहिए था। पर शायद ये एक फौजी के कदम नहीं, एक बाप के कदम थे जो अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। आंखें सिर्फ समर को ही तलाश रही थी। प्रताप सिंह झाड़ियों की तरफ बढ़ते हुए बार बार पीछे मुड़कर गीता और अर्चना को भी देख रहे थे, जो कि कार के पास ही अब तक खड़े थे, एक दूसरे को पकड़े हुए। प्रताप सिंह समर का नाम पुकारना चाहते थे, पर उनके लफ्जों पर जैसे ताला लग गया था। वो लगातार जंगल में अंदर बढ़ रहे थे। गीता और अर्चना की नजरों से ये भी ओझल हो चुके थे। प्रताप सिंह आज किसी फौज के मिशन पर नहीं, बल्कि बेटे की तलाश में थे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और घना काला अंधेरा अपने पैर पूरी तरह पसारे हुए था। समर का अब तक कोई अता पता नहीं चल पाया था। तभी सामने प्रताप सिंह को एक और झाड़ियों का झुंड नजर आया। अचानक झाड़ियों से कुछ सरसराहट की आवाजें आने लगी। वो सड़क से दूर उन झाड़ियों के अंदर आ चुके थे। गीता और अर्चना अब नजर नहीं आ रहे थे और प्रताप सिंह को इस बात का अब कोई एहसास नहीं था। उनके कदम उस तरफ बढ़ने लगे। कुछ ऐसा ही दृश्य था जैसे कोई इंसान ना चाहकर भी मूसल में अपना सर देने जा रहा हो। तभी ऐसा लगा कि कोई तेजी से उन झाड़ियों से बाहर आ रहा हो। प्रताप सिंह का दिल अब जोरों से धड़कने लगा था, लेकिन बेटे को ढूंढने के जुनून ने उनके डर को थामे रखा था। उनके दिल में ये डर अब बढ़ता जा रहा था कि कोई मुसीबत दस्तक ना दे जाए। प्रताप सिंह झाड़ियों के करीब पहुंचे ही थे कि कोई झाड़ियों से एकदम से बाहर निकला और जैसे प्रताप सिंह के कदम रुक से गए और चेहरे पर पसीने ने दस्तक दे दी। पर वो कोई और नहीं बल्कि समर ही था, जो पसीने से लगभग भीगा हुआ था और बुरी तरह से हाँफ रहा था। समर, पापा। बाप बेटी की जबान जैसे रुक सी गई थी। टॉर्च की रोशनी में प्रताप सिंह ने समर को इस बुरी हालत में देखा तो दंग रह गए। वो कुछ पूछते उससे पहले ही समर ने कहा, पापा यहाँ से जल्दी निकलिए। और वो प्रताप सिंह का हाथ पकड़कर उन झाड़ियों के पास से ऐसे भागा जैसे कोई बड़ी मुसीबत दिख गई हो। प्रताप सिंह ना कुछ कह पाए और ना ही उसने उसे कुछ कहने का मौका दिया। प्रताप सिंह ने जैसे समर के चेहरे पर किसी ऐसे भाव को देख लिया था कि वो कोई सवाल ही ना पूछ सके। दोनों उस जंगल से इस कदर भाग रहे थे जैसे जाने कितने अंदर पहुंच चुके थे। कुछ अजीब था, या यूं कहे कि बहुत कुछ अजीब था। आज रात हुई एक भी घटना साधारण नहीं थी, जाने ये किस भयानकता से जुड़ने वाली थी। कुछ घटनाएं जिंदगी में बदलाव का आगमन करती है और यहाँ तो ये घटनाएं असाधारण ही लगने लगी थी। प्रताप सिंह और समर जंगल से जल्द ही बाहर आ गए। दोनों अब भी खामोश थे। अब सड़क पर कार नजर आ रही थी। जब दोनों कार के पास पहुंचे तो वहां गीता और अर्चना नहीं दिख रहे थे। हे भगवान, ये दोनों कहाँ चले गए? प्रताप सिंह ने कार के पास आते ही हांफते हुए कहा। उनका गला अब सूखने लगा था। पहले समर को ढूंढने की बेचैनी और अब ये दोनों, ये हो क्या रहा था? वही समर खुद इतना डरा हुआ लग रहा था कि वो ना कुछ बोल पाया और कार के अंदर ऐसे घुसकर बैठ गया जैसे किसी जानवर के डर से कोई बच्चा पलंग के ऊपर चढ़ जाता है। प्रताप सिंह
समर के इस व्यवहार से कुछ चौंक से गए। समर से कुछ भी सवाल पूछने का समय उनके पास नहीं था। वो शायद समर की खामोशी का मतलब कोई डर मान चुके थे। वो सड़क के चारों तरफ अपनी पत्नी और बहू को पुकारने लगे। न जाने वो दोनों कहाँ गायब हो चुकी थी। प्रताप सिंह दौड़कर कार के पास आए और खिड़की से अंदर झांककर समर से पूछा, बेटा, ये दोनों तो यही खड़े थे, अचानक कहाँ चले गए? समर अब भी शांत था और प्रताप सिंह की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था, जैसे उसे वाकई कोई सांप सूंघ गया हो। कार के चारों तरफ जैसे अंधेरा और बढ़ गया था। प्रताप सिंह अब कार की दूसरी तरफ भागकर उन दोनों को पुकारने लगे, गीता, अर्चना, कहाँ हो तुम लोग? प्रताप सिंह की हालत उस फौजी की तरह हो चुकी थी जिसके पास न लड़ने के लिए बंदूक हो और ना ही अपने देश के बॉर्डर का पता और साथियों का साथ। सूखे गले से वो बस चीखे जा रहे थे, पर वो जंगल शायद अपनी मौज में था। जंगल प्रताप सिंह की आवाज को इस कदर अपने अंदर समा ले रहा था कि कोई आवाज गूंज ही नहीं रही थी। प्रताप सिंह सड़क के दोनों ओर पागलों की तरह चिल्लाए जा रहे थे। इस एक रात में जैसे सब कुछ बदल चुका था। पत्नी और बहू गायब थे और उनका बेटा खामोश हो चुका था। प्रताप सिंह ही अब अकेले ऐसे इंसान थे जो पूरे परिवार को वापस सही सलामत लेकर जाना चाहते थे। तभी प्रताप सिंह को जंगल के कोने में, जो कि सड़क से लगा हुआ ही था, कुछ दिखाई दिया, जैसे कोई परछाई हो, जैसे कोई खड़ा हो उन जंगलों की तरफ मुंह करके। प्रताप सिंह के शरीर में झुंझुनाहट ने दस्तक देना शुरू कर दिया था। अचानक ये सब क्या हो रहा था प्रताप सिंह की समझ से परे था। अचानक क्यों समर का उन झाड़ियों से आने के बाद चुप हो जाना और अब अर्चना और गीता का गायब हो जाना, पर वो हिम्मत दिखाते हुए उस ओर आगे बढ़े। क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा आगे? चलिए सुनते हैं। प्रताप सिंह के कदम उन झाड़ियों की तरफ आगे बढ़ रहे थे। परछाई और पास आते जा रही थी, पर वो परछाई किसी भी तरह से हिल नहीं रही थी। उनके पास कोई टॉर्च भी नहीं थी, क्योंकि समर भी बिना टॉर्च के उन झाड़ियों से वापस आया था। जब वो उस परछाई के पास में पहुंचने ही वाले थे, उन्हें लगा वहां कुल 3 लोग थे। प्रताप सिंह का दिमाग इस कदर सोच में था कि आखिर ये तीसरा कौन होगा। अगर ये 2 गीता और अर्चना ही हुए तो उनके कदम अब भी अर्चना और गीता की उम्मीद में उन परछाइयों तक पहुंच ही गए। गीता, अर्चना, क्या ये तुम लोग हो? और साथ में कौन था? प्रताप सिंह जब एकदम पास में आए तो वहां सिर्फ 2 ही लोग थे, और वो और कोई नहीं बल्कि गीता और अर्चना ही थे। प्रताप सिंह ने दोनों को पास आते ही जोर से हिलाया। क्या हुआ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों जैसे मूरत सी बनी हुई खड़ी थी, पर प्रताप सिंह के हाथ लगाते ही बोले, पापा, आप? पता नहीं हम यहाँ कैसे आ गए। गीता लगभग सहमी हुई सी बोली, हे भगवान, हम यहाँ कैसे? अर्चना ने चारों तरफ देखते हुए कहा। कार अब भी उन्हें थोड़ी दूर में सड़क के बीच में दिखाई दे रही थी। प्रताप सिंह ने दोनों की आंखों में देखा और लगा जैसे वो दोनों सच ही कह रही है, जैसे उन्हें सच में नहीं पता कि ये दोनों यहाँ पर कैसे आ गई। और वो तीसरा कौन था तुम लोगों के साथ? कौन तीसरा? यहाँ तो कोई नहीं है पापा, गीता ने इधर उधर देखकर कहा और अर्चना से पूछने लगी, मम्मी, हम यहाँ कैसे आए? अरे, हम कार से इतनी दूर कैसे आ गए? अर्चना ने भी आसपास देखते हुए कहा। प्रताप सिंह एकदम हैरान हो चुके थे उन सब चीजों से। वो ये जान चुके थे कि यहाँ सब कुछ अजीब सा हो चुका है और यहाँ एक पल भी रुकना मतलब और किसी मुसीबत को बुलावा देने जैसा था। ये रात जाने क्या क्या गुल खिला रही थी। समर कहाँ है? कहाँ है मेरा समर? अर्चना एकदम से समर के बारे में पूछने लगी। वो ठीक है, तुम लोग घबराओ मत, वो कार में है। जल्दी निकलो यहाँ से और कार में बैठो। पता नहीं क्यों
समर भी डरा हुआ लग रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। प्रताप सिंह ने गीता और अर्चना का हाथ कसकर ऐसे पकड़ा जैसे कोई पिता अपने बच्चों को दोनों तरफ से पकड़कर सड़क पार करवाता है। प्रताप सिंह कार की तरफ दोनों को लेकर आगे बढ़े और पीछे से जंगल अजीब सी आवाजों के साथ उन्हें डराने लगा। उन तीनों में भी समर की तरह डर इस तरह बढ़ रहा था कि सबके लफ्ज खामोश हो चुके थे। कार के करीब आते ही अर्चना और गीता समर समर करने लगी और उसके कार के अंदर बैठते ही वहां पहुंचते ही तमाम सवाल करने लगी, लेकिन समर ने उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसने न जाने क्यों जल्दी से प्रताप सिंह को गाड़ी चलाने का इशारा किया। किसी के मन में ये नहीं आया कि अचानक से क्या हो रहा है, वो कहाँ जा रहे थे, यहाँ कैसे फंसे हुए हैं। जैसे सब सुन्न हो चुका था। एक एक्सीडेंट, खून के धब्बे, समर का जंगल में जाकर आना, गीता और अर्चना का यूं अचानक कार से दूर चले जाना, बस इतनी सी घटनाएं ही तो घटी थी जिसे अब तक कोई समझ ही नहीं पा रहा था। पापा जल्दी कार स्टार्ट कीजिए प्लीज, गीता ने बहुत ही बेसब्री से कहा। उसकी आवाज में डर बहुत गहरा था। और ये समर चुप क्यों है पापा? उसका हाथ पकड़कर कहा। समर कार की पिछली सीट पर दुबक कर बैठा हुआ था। जब से ये उन जंगलों से बाहर आया है जाने क्यों खामोश है, प्रताप सिंह ने कहा और कार स्टार्ट करने लगे। हे भगवान, मैंने जो सोचा था वही हो रहा है। जाने हम वहां उन जंगलों तक कैसे पहुंच गए, याद ही नहीं आ रहा। और अब ये समर, आप जल्दी से गाड़ी भगाइए इससे पहले कि अमावस की रात अपनी शामत पर उतर आए, अर्चना सिंह ने कार में चिल्लाते हुए कहा, जो प्रताप सिंह के बगल में ही बैठी हुई थी। उनकी नजर कभी समर को तो कभी कार के शीशे से बाहर देखने में लगी हुई थी। गीता बार बार समर के हाथ को अपने हाथों में लेकर ऐसे सहला रही थी जैसे ठंड में कोई शरीर में गर्मी लाने के लिए करता है। बात क्या है समर, हुआ क्या है बेटा, कुछ कहेगा भी? प्रताप सिंह ने गाड़ी चालू करते हुए पूछना चाहा। कार भी चालू होने में जाने क्यों समय ले रही थी। समर जो कि अब तक शांत बैठा हुआ था अचानक से बोल पड़ा और उसकी आवाज उसे डरे हुए हिरण की तरह लग रही थी जो किसी शेर से डर कर भागा हो। समर ने सबकी तरफ एक नजर घूर कर कहा, पापा सब बात बताऊंगा, आप पहले यहाँ से जल्दी निकलिए, जल्दी, जितना जल्दी हो सके। वो समर अब चिल्लाया था जैसे उनके पीछे कोई भूत पड़ा हो या कोई जंगली जानवर। अर्चना, गीता चुपचाप समर को देखते रहे। किसी ने भी समर को पहले इतना डरा हुआ या घबराया हुआ नहीं देखा था। अचानक से कार में शांत बैठा समर जाने कार के शीशे से क्या बाहर देखकर चीख पड़ा। गीता और अर्चना ने भी बाहर देखना चाहा, पर शायद वहां कोई था ही नहीं और उस भयानक अंधेरे के कारण कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। प्रताप सिंह ने गाड़ी स्टार्ट तो की, पर गाड़ी आगे भी बढ़नी चाहिए थी। अंदेशा था कि गाड़ी पहले की तरह जाम तो नहीं रह जाएगी, पर गियर लगाकर रेस देते ही इस बार जाने कैसे कार दौड़ पड़ी। प्रताप सिंह ने न जाने समर की आंखों में ऐसा कौन सा डर पहचान लिया था कि उनको ये संदेह हो गया था कि जरूर कुछ बुरा हुआ है। प्रताप सिंह उस बात को भी याद कर रहे थे जहां उन्होंने दूर से जंगल के पास 3 परछाइयों को देखा था, पर वो इसे वहम मान रहे थे क्योंकि जब वो पास गए वहां तो सिर्फ अर्चना और गीता ही थे। प्रताप सिंह जैसा शेर दिल आदमी अब भी उसे मानने को तैयार नहीं था कि वो सच था या सिर्फ एक आंखों का धोखा। उस जंगल के रहस्यमय माहौल ने सबको अपने अंदर जकड़ लिया था और सबके दिलो दिमाग पर एक खौफ सा छाया हुआ था। क्या और क्यों हो रहा था, सभी के दिमाग सुन्न हो चुके थे। अर्चना अमावस में भटकते भूत प्रेतों की बात शुरू से ही रट रही थी, पर अब तक किसी ने तो भूत देखा ही नहीं था और ना ही ऐसा कोई वाकया हुआ था जिससे ये पुख्ता तौर पर कहा जा सके कि ये सब भूतों का या अमावस का ही कारण है। पर सबके दिमाग में एक ही सवाल था, ऐसा क्या देख लिया था समर ने वहां जाकर
उन झाड़ियों और जंगलों के पीछे जो उसकी इस हालत का जिम्मेदार था। सड़क पर प्रताप सिंह अपनी कार को तेजी से भगा रहे थे। कार की स्पीड समर की घबराई आवाज से भी कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। उस समय कार में कयामत के आने से पहले वाली भयानक भरी शांति छाई हुई थी। समर के माथे से पसीना टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कार में बैठे हुए चारों लोगों को मानो काटो तो खून नहीं। इस समय कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। डर ने सबके सोचने समझने की शक्ति को कमजोर बना रखा था। सब लोग कार के शीशे से बाहर इस कदर देख रहे थे जैसे कि कब कार जंगल से बाहर निकलने वाली है। लगभग 5-10 मिनट के बाद अर्चना ने इस भयानक खामोशी को तोड़ा। समर, क्या हुआ बेटा? हमें कुछ बताएगा? तू ठीक तो है ना? तू चिंता मत कर, हम बहुत जल्दी ही यहाँ इस भयानक जंगल से निकल जाएंगे बेटा। न जाने मेरे बेटे ने ऐसा क्या देख लिया है। अर्चना समर को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। फिर जैसे समर ने भी अपनी चुप्पी तोड़ने की कोशिश की। वो हमें यहाँ से निकलने नहीं देंगे मम्मी। समर ने अपनी खौफ भरी चुप्पी तोड़ी, पर ये चुप्पी अब सबको डराने वाली लग रही थी। क्या मतलब? प्रताप सिंह ने कार चलाते हुए पूछा। प्रताप सिंह ने एक नजर पीछे मुड़कर समर को देखा, पर अगले ही पल उनका ध्यान अभी भी तेज गति से भाग रही कार की स्टीयरिंग पर आ गया था। मैं समझा नहीं समर, तुम कहना क्या चाहते हो? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम बताओगे आखिर बात क्या है? ऐसा क्या देख लिया तुमने जो इतने खौफ में हो? हाँ समर, मैंने तुम्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज कुछ बोलो समर। गीता, जो कि कार की पिछली सीट पर समर के साथ बैठी थी, समर के माथे से टपकते हुए पसीने को अपने दुपट्टे से पोंछते हुए बोली। लेकिन समर के चेहरे पर अब भी खामोशी ने घर बनाया हुआ था। उसके होंठ अब अपने आप सिलने लगे थे, ऐसा ही लग रहा था। कार सड़क पर अब भी तेज गति से दौड़ रही थी और प्रताप सिंह अपनी बहू गीता और बेटे समर के साथ उस कार में खौफनाक खामोशी और अजीब से डर के साथ सफर कर रहे थे। सड़क पर अभी भी दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और जंगल था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था इस भयानक रात ने उस सड़क और जंगल को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। पापा, अचानक समर बोला और फिर अचानक से अगले ही पल वो एक ठहाका लगाकर जोर जोर से हंसने लगा। सब लोग परेशान थे। आखिर समर को क्या हो गया है और ये ऐसे हंस क्यों रहा है? अर्चना ने प्रताप सिंह को गाड़ी रोकने के लिए कहा, पर समर अचानक बोल पड़ा और उसकी आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट घुली हुई थी। नहीं पापा, गाड़ी मत रोकिएगा। अगर गाड़ी रुक गई तो अंजाम और भी भयानक होगा। बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? कहीं मेरे बेटे को किसी आत्मा या भूत ने वश में तो नहीं कर लिया? अर्चना घबराए हुए स्वर में बोली। अर्चना को अपना शक सच होते हुए दिखने लगा था, क्योंकि जो कुछ भी इस समय हो रहा था ये कोई साधारण बात नहीं थी। ये तुमने क्या लगा रखा है भूत प्रेत? तंग आ गया हूं इन बातों से। प्रताप सिंह ने पीछे समर की ओर देखा और पूछा, आखिर तुम बताते क्यों नहीं हो कि क्या हुआ? आखिर वहां ऐसा क्या देखा तुमने? इससे पहले कि तुम्हारी मम्मी और पत्नी और भी ज्यादा परेशान हो जाए, मैं सच्चाई तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ बेटा। प्रताप सिंह सच सुनना चाहते थे, जो सिर्फ समर जानता था, क्योंकि वो ही उन जंगलों में गया था और उसी ने न जाने क्यों वहां से भागने को कहा था। पापा, आप सच जानना चाहते हैं ना? समर फिर से रहस्यमय ढंग से बोला। हाँ बेटा, बोलो, हम सब जानना चाहते हैं सच। आखिर तुमने ऐसा क्या देखा उन जंगलों में और हमें भागने को कहा, और जब से आए हो इस तरह चुप बैठे हो? प्रताप सिंह ने पूछा। वो सोच रहे थे कहीं न कहीं समर का पाला उन झाड़ियों में किसी जंगली जानवर से हुआ होगा, लेकिन समर ने जब अपना मुंह खोला तो शायद किसी और बात की तरफ इशारा करने लगा। मम्मी, आप सही थी, उसने रूखी आवाज में धीरे से कहा।
मम्मी सही थी? मतलब क्या सही थी? हुआ क्या? साफ शब्दों में कहो। प्रताप सिंह गुर्राए। मम्मी, आप सही थी। समर ने रट लगा रखी थी। समर की बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। क्या बुरा हुआ था और क्या होने वाला था? अब भी ये एक सवाल सा था सबके लिए, जिसका जवाब समर ही दे सकता था। सबका ध्यान समर की बातों में इस कदर उलझ रहा था जैसे उनके डर अपने साथ हुए उस छोटे से हादसे और एक्सीडेंट को भूल चुके थे, कुछ पल के लिए ही सही। आपको क्या लगता है आगे क्या हुआ होगा? चलिए सुनते हैं। अर्चना सामने वाली सीट पर बैठी हुई थी, पर उसकी नजर पीछे समर को देख रही थी। उसने मुड़कर समर का हाथ अपने हाथों में लिया और पूछा, बेटा, तुम्हारे पापा, मैं और गीता सब परेशान हैं। हम जानना चाहते हैं ऐसा क्या हुआ जिसके कारण तुम ये कहना चाहते हो कि मैं सही थी। हमें समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। डरो नहीं बेटा, प्लीज हमें बताओ क्या हुआ वहां पर। माँ चाहे कितनी भी परेशान क्यों ना हो, वो अपने बच्चों को हमेशा हौसला देने की कोशिश करती है। सवाल तो इतने पूछे जा रहे थे, लेकिन समर जवाब किसी का भी नहीं दे रहा था। एक खौफ था उसके चेहरे पर जो अभी तक नहीं गया था। जाने क्यों कभी अचानक भागने का बोलता और जब कुछ पूछा जाता तो खामोश हो जाता। वो किसी से नजरें नहीं मिला रहा था। गीता उसके बगल में बैठी उसके हाथों को पकड़े हुए थी। प्रताप सिंह अब भी उन काली सड़कों पर कार दौड़ा रहे थे और जैसे इन जंगलों से जल्दी अपनी कार को बाहर निकालना चाहते थे। अगले ही पल आखिरकार समर ने खौफ में समाई अपनी जुबान खोली। मम्मी, पापा, गीता। समर की आवाज बेशक अब भी डरी हुई ही थी, फिर भी न जाने अब वो कौन सा राज बताने वाला था। फिर उस कहानी की शुरुआत होने लगी जिसका इंतजार पूरा परिवार अब तक कर रहा था और मैं और आप भी कर रहे थे। चलिए साथ में सुनते हैं। जब मैं उन झाड़ियों के पीछे उस शख्स को ढूंढने गया, मैं अपनी टॉर्च लिए इस उम्मीद से आगे बढ़ा कि शायद वहां कोई जख्मी हालत में होगा, पर मुझे वहां कोई भी नहीं दिखाई दिया। एक पल के लिए मुझे ये भी लगा कि शायद वो कोई इंसान ना हो, कोई जानवर भी तो हो सकता है जो कार से जख्मी होकर जंगल में चला आया हो। लेकिन वो जानवर हो या इंसान, उसे भी मदद चाहिए होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं झाड़ियों से आगे निकला तो मुझे काली और घने जंगल के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने वहां आवाज लगाई, कोई है वहां? हेलो, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अगर आप वहां हैं तो प्लीज जवाब दीजिए। लेकिन मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला। टॉर्च की रोशनी भी उस काले घने जंगल और इस काली अमावस की रात में फीकी पड़ रही थी। मैं ठीक से देख नहीं पा रहा था। तभी थोड़ी देर की कोशिश के बाद जब मुझे ये एहसास हुआ कि वहां कोई भी नहीं है और ये भी एहसास हो चुका था कि मैं किसी को ढूंढते हुए न जाने किस मायावी से दिखने वाले भयानक जंगल में आ चुका हूँ। और साथ ही ये भी एहसास मेरे दिल को हो चुका था कि अगर वो कोई जानवर ही होता तो इतनी दूर जंगल में कैसे जख्मी हालत में आ सकता था। इसी एहसास के साथ वह वापस आने के लिए मुड़ा ही था कि तभी कुछ हल्की सी आवाज मेरे कानों में आई। मैं पीछे मुड़ा पर वहां कोई भी नहीं था। मैंने फिर एक बार आवाज लगाई, तभी मुझे किसी के रोने की आवाज आई। मुझे अब तक इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि कोई हमारी कार से अवश्य टकराया था। मैं तेजी से अपनी टॉर्च लिए उस तरफ आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जंगल में चलने के बाद मैंने देखा, इतना कहते ही समर की आवाज में
जैसे एक अजीब सा डर थरथरा रहा था और उसकी आवाज जैसे रुक सी गई। कार को अब भी प्रताप सिंह सरपट भगा रहे थे। क्या देखा बेटा, कौन था वहां? अर्चना ने पूछा। मम्मी, वहां एक पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ था। कुछ देर सांस रोकने के बाद समर ने आगे बताया। कौन बैठा था वहां? गीता ने पूछा, जो पूरी तरह डर रही थी। ये तो मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया कि वो कौन था, क्योंकि जब मैं पास पहुंचा तो देखा एक पेड़ के पीछे बैठा कोई रो रहा था। अब मुझे समझ में आ गया था कि वो किसी औरत के रोने की आवाज थी। मैं बहुत हैरान हुआ कि आखिर एक औरत इस भयानक जंगल में बैठी क्यों रो रही है, और अगर वाकई वो हमारी कार से टकराकर घायल हुई थी तो वो सड़क से इतनी दूर इस जंगल में कैसे आ गई थी? क्या तुमने उससे बात की? और अगर उसे मदद चाहिए थी तो तुमने हमें वहां से कार भगाने को क्यों कहा बेटा? प्रताप सिंह ने पूछा, जो कि कार चलाने के साथ साथ समर की बात भी गौर से सुन रहे थे। और उनको अब इस बात का एहसास हुआ कि समर को जंगल में किसी की मदद के लिए भेजा था। खैर, उस भयानक डर के कारण सभी उस बात को लगभग भूल चुके थे। पापा, जब मैं उस पेड़ के पीछे गया तो और भी हैरान हो गया। मैं बिल्कुल बहुत चौंका रह गया ये देखकर कि वहां पर एक बूढ़ी औरत थी और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। मैं उनके पास गया और देखा वो बच्चा बेहोश था, और जब मैंने टॉर्च से उसे देखा तो पता चला उसके सिर से खून आ रहा था। मैं बहुत घबरा गया था। वो बच्चा बहुत ही मासूम लग रहा था, पर वो शायद बेहोश था। बूढ़ी औरत उसके माथे पर हाथ फेर रही थी। मैंने पूछा, अम्मा, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। आप लोग इस सुनसान जंगल में कैसे? आप लोग हमारी कार से टकराए थे। माफ कीजिएगा, मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। क्या ये आपका पोता है? लेकिन अभी तक उस बुढ़िया ने मेरी तरफ देखा तक नहीं था। वो अब भी बस रो रही थी। तभी मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अम्मा, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। मेरी कार यहीं पास में सड़क पर खड़ी है। हमें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा। पूरा जंगल एक अजीब सी आवाज से गूंज रहा था, जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो सब क्यों और क्या था। मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जैसे मुझे देख ही नहीं रही थी या मुझे जानबूझकर नजरअंदाज कर रही थी। जबकि मैं बड़ा हैरान था कि भला इस घने जंगल में कौन मदद नहीं चाहेगा। फिर आखिर ये बुढ़िया क्यों खामोश थी? तभी उसके रोने की आवाज खत्म हुई और जैसे ऐसा लगा पूरा जंगल उसके रोने की आवाज के चुप होते ही एकदम शांत हो चुका था। ये पल इतना डरावना लग रहा था कि मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल पा रहा था। फिर उस बूढ़ी औरत ने बिना मेरी तरफ देखे खौफनाक ढंग से कहा, तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? मैं बहुत घबराया हुआ था। अम्मा, माफ कीजिएगा, दरअसल गलती मेरी ही है। कार मैं ही चला रहा था और ये सब कैसे हुआ मैं खुद समझ नहीं पाया। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आप लोगों की मदद करने दीजिए। मैं अपने परिवार के साथ एक पार्टी से लौट रहा था और ये हादसा हो गया। मैंने उन्हें जवाब दिया और माफी भी मांगी। तुम बड़े लोग कार ऐसे चलाते हो कि हम जैसे गरीब लोग तुम्हें दिखाई ही नहीं देते। मेरा इस दुनिया में मेरे पोते राजू के अलावा कोई नहीं था।
अब ये भी नहीं रहा। और वो रोने लगी। अम्मा, ये जिंदा है। मैंने उसकी सांसें चेक की तो वो चल रही थी, पर लग रहा था जैसे खून बहुत ज्यादा बह गया था। उस बच्चे के सर पर बहुत गहरी चोट लगी थी, जिससे अब भी खून बहता जा रहा था। अम्मा, खून ज्यादा बहने के कारण ये बेहोश है। आप जल्दी चलिए, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। कुछ नहीं होगा इसे, मैं वादा करता हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। मैं बड़ी ही हिम्मत के साथ बोल रहा था। जंगल एकदम शांत लग रहा था, पर भयानक और काला होता जा रहा था। स्कूल से आने के बाद राजू हमेशा मेरी मदद करता था। हम यहीं पास के गांव में रहते हैं। मैं गरीब हूँ, इसीलिए जंगल से सूखी लकड़ियाँ चुनकर उसे शहर में बेचकर अपने राजू और मेरा गुजारा करती थी। राजू आज भी मेरी मदद करने आया था और इस तेज बारिश से बचने के लिए हम एक पेड़ के नीचे छुपे थे। और शाम घिर आई और जब बारिश रुकी तो रात हो चुकी थी, इसलिए हम वो रास्ता पार कर रहे थे और तभी वो कार। इतना बोलकर बुढ़िया फफक फफक कर रोने लगी। उस बूढ़ी औरत के शब्दों में जितना दर्द था, उतनी ही अजीब सी भयानकता भी जाने क्यों लग रही थी। मैं माफी मांगता हूँ, आप लोग प्लीज मेरे साथ चलिए, हमारी कार यही पास में ही है, मैं आपकी मदद। अचानक मेरे दिमाग में ये विचार कौंधा कि आज तो सुबह से कोई बारिश ही नहीं हुई थी, और आज तो क्या बल्कि कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। इस ठंड के मौसम में बारिश, मैं हैरान था। और अगर इस जंगल में बारिश हुई होती तो सड़क तो गीली होती, पर ना तो सड़क गीली थी और ना ही जंगल। मैंने उस बुढ़िया से पूछा, अम्मा, आज तो कोई बारिश नहीं हुई, आप कैसी बातें कर रही हैं? ध्यान से देखो अपने चारों तरफ। और तभी मेरे सिर पर पानी की बूंदें गिरी। मैं हड़बड़ा गया। मैंने देखा पेड़ से बूंद बूंद करके पानी टपक रहा था और अगल बगल जमीन पर अब सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा था। मैं बुरी तरह से हड़बड़ा गया। एक के बाद एक होती इन घटनाओं ने ना चाहते हुए भी मेरे मन को और ज्यादा डरा दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी सपने में हूँ, पर मैं जान चुका था कि वो सपना नहीं, हकीकत ही था। उस भयानक रात को मैं नहीं भूल सकती, जिसने मेरी और मेरे पोते राजू की जान ले ली और उन लोगों ने हमें सड़क पर तड़पता हुआ छोड़ दिया। किसी ने हमारी कोई मदद नहीं की, कोई भी मदद नहीं की। पर मदद तो हमें अब भी चाहिए। पर ये बात आज भी चुभती है कि आखिर हमारी क्या गलती थी। वो एकदम से चीख रही थी। ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा कोई मजाक चल रहा है, पर तभी मैंने देखा वो बच्चा अचानक उठ खड़ा हुआ, जिसके सिर से अभी भी काफी खून बह रहा था और अब मानो वो ऐसे खड़ा हो उठा जैसे बिल्कुल ठीक हो। मैं हल्का सा पीछे हुआ। अब बुढ़िया ने मुझे पहली बार देखा। उसका चेहरा देखकर मैं घबरा गया, जो कि काफी भयानक था। उसने पास से कुछ उठाया। ओ माय गॉड, वो एक कुल्हाड़ी थी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक जोरदार हंसी उस जंगल में गूंज उठी। ये कुल्हाड़ी देख रहे हो, इससे मैं लकड़ियां काटा करती थी और उस दिन उस परिवार की गर्दन काट देती अगर मैं मर ना गई होती तो। तुम सब शैतान हो, इंसानी शैतान, पर मैं तुम लोगों का ही इंतजार करती रही। ये अमावस की रात बड़ी जालिम होती है, जाने कैसे कैसे खेल करवाती है ना? पर शायद तुम्हें बता दूं, ये आज की रात मेरी उस रात की ख्वाहिश को पूरा करेगी। वो भयानक इरादों के साथ मेरी तरफ आगे बढ़ रही थी। मैं धीरे धीरे पीछे जा रहा था। मेरे दिमाग ने काम करना एकदम से बंद कर दिया था, पर अपने आप को बचाने की कोशिश मैं अब भी कर रहा था। हमें माफ कर दो,
हम तो बस आपकी मदद करना चाहते थे। मैंने और मेरे परिवार ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए। हमें लगा आप लोग हमारी कार से टकराए होंगे, इसीलिए आप लोगों को ढूंढता हुआ मैं इधर आपकी मदद के लिए आया। मैं गिड़गिड़ा रहा था। मेरे कदम एक एक करके पीछे जा रहे थे और अब नीचे सूखे पत्तों की चरमराहट आ रही थी। पानी तो जैसे गायब हो चुका था, जिसे मैंने थोड़ी देर पहले महसूस किया था। वो बुढ़िया और वो लड़का मेरी ओर आगे बढ़ रहे थे। उनका चेहरा काला पड़ता जा रहा था, जैसे कोई परछाई उसे ढक रही हो। तुम लोगों ने हमारे ऊपर गाड़ी क्यों चढ़ाई? बोलो, क्यों किया ऐसा? हाँ, उस बुढ़िया ने अजीब सी भयावह आवाज में कहा। मैं तो आज भी उसी रास्ते से अपने राजू को लेकर सड़क पार कर रही थी। वो तुम लोग थे जिन्होंने हम पर गाड़ी चला दी। क्या बिगाड़ा था हमने? बोलो, क्या चाहते हो तुम लोग? मार डालेंगे हम सबको, सब लोगों को मार डालेंगे, जो भी उस सड़क से गुजरेगा, जो भी हम लोगों को परेशान करेगा। बुढ़िया और वो लड़का हमारे खून के प्यासे लग रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाई और तेजी से वापस सड़क की तरफ भागा। वो लोग मेरे पीछे आ रहे थे और उस बुढ़िया की कुल्हाड़ी घनी रात में ऐसी चमक रही थी मानो वो हमारे खून की प्यासी हो। इसके बाद कार में सन्नाटा छाया रहा। बस यही सब हुआ वहां पर। और मम्मी, आप सच कह रही थी, भूत प्रेत होते हैं और अमावस की रात वो अपना बदला लेने के लिए घूमते हैं और आज हम यहाँ फंस गए हैं। ये कहते कहते समर रोने लगा। समर के इस वाक्या को सुनने के बाद कार में बैठे प्रताप सिंह के फैमिली के तीनों सदस्य भयभीत हो चुके थे। समर, ये सब तो क्या बोल रहा है बेटा? अर्चना ने हैरानी से कहा। कार में बैठे प्रताप सिंह, अर्चना और गीता समर की इस कहानी से इतने हैरान थे कि वो लोग समझ भी नहीं पा रहे थे कि ये सब सच है या झूठ। और झूठ था भी तो समर ऐसी कहानियां क्यों बनाएगा? सच तो ये है कि भूतों पर विश्वास दो तरह के लोग करते हैं। एक वो जो उन्हें मानते हैं कि वो होते हैं, और एक वो जो उन्हें देख लेते हैं। और समर उन्हें देख चुका था और अर्चना और गीता शायद अब तक उन्हें मान चुके थे। लेकिन प्रताप सिंह उन दोनों ही तरह के लोगों में से नहीं थे। प्रताप सिंह के भयभीत होने का कारण शायद वो कहानी नहीं बल्कि समर था। समर, बहुत हुई तुम्हारी ये बचकानी बातें। तुम इतने पढ़े लिखे होकर भी इन भूत प्रेतों की बातों में विश्वास करते हो। हद है ये तो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। गीता और अर्चना को तो मैं समझा नहीं सकता, पर प्लीज तुम तो ये फिजूल की बातें मत करो। बस थोड़ी देर में हम इस जंगल से निकल जाएंगे और फिर घर पहुंच जाएंगे। तुम सब चिंता मत करो। डर और इस रात ने तुम सबके दिमाग पर जादू कर दिया है, जो यहाँ से निकलते ही सही हो जाएगा, प्रताप सिंह ने कहा और कार की रफ्तार बढ़ा दी। हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो पहले ही कहा था ये अमावस की रात मनहूस होती है और आज समर ने आत्माओं को देख भी लिया और वो हमारे पीछे पड़ गए हैं। कहते हैं कि अमावस में भटकती शैतानी आत्माएं आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। हे भगवान, हमारी रक्षा करो। बेटा, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, अर्चना ने अपने बेटे को हिम्मत देते हुए कहा। प्रताप सिंह का ध्यान अब सिर्फ गियर और स्टीयरिंग को संभालने में था। वो जल्दी से उस जंगल को पार करना चाहते थे बस। गीता जब काफी घबराई हुई थी, समर को कस कर पकड़े हुए अब कांप रही थी। समर बार बार कार की खिड़की से बाहर न जाने क्या देख रहा था। पापा, वो हमें यहाँ से निकलने नहीं देंगे। बकवास बंद करो समर, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना है इस बारे में। पापा, आप पिछले आधे घंटे से कार ड्राइव कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि हमें अब तक ये छोटा सा जंगल पार कर जाना चाहिए था? और आप कहते हैं कि हम इस जंगल से बाहर निकलने वाले हैं। उन लोगों ने कहा था वो हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। चुप हो जाओ तुम सब, प्रताप सिंह चिल्लाए। पापा, लेकिन समर सच कह रहा है, हम कब से इसी जंगल में ही है और ना तो अब तक ये सड़क खत्म हुई है
और ना ही किसी भी दूसरी गाड़ी को आते जाते देखा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम इस जंगल और इस सड़क पर अकेले हैं। गीता ने अपने मन की बात व्यक्त की। कार में एक भयानक सन्नाटा छा गया। सड़क पर वाकई काला अंधेरा पैर पसारे बैठा था। सड़क वीरान थी और सड़क के किनारे बने जंगल जैसे उस भयानक रात की गवाही दे रहे थे। पापा, हम यहाँ फंस चुके हैं। यहाँ से निकलना नामुमकिन है। बेटा, ऐसा नहीं होगा, सब ठीक होगा, मुझे पूरा भरोसा है। प्रताप सिंह, जो अब तक किसी भी भूत प्रेत को मानने से इनकार कर रहे थे, जाने क्यों उनकी आवाज गवाही दे रही थी कि वो अब अपने बेटे की कही बातों को मानने लगे थे। प्रताप सिंह को पसीना आने लगा था। शायद वो इस बात का एहसास अब कर रहे थे कि वाकई ये रास्ता खत्म नहीं हो रहा था, क्योंकि कार काफी समय से वो ही चला रहे थे। अब क्या होगा बेटा? उन लोगों ने तुमसे और कुछ भी कहा होगा ना? क्या हम उनसे माफी मांगकर यहाँ से नहीं निकल पाएंगे? अर्चना समर की तरफ देखकर बोली, पर समर अब चुप था और उसकी नजरें शीशे से बाहर थी। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। किसी और के किए की सजा हम निर्दोषों को मत दो प्रभु। जाने लोग ऐसा क्यों करते हैं? आखिर कैसे कोई किसी व्यक्ति को मरता हुआ छोड़ सकता है और फिर उनकी आत्माएं भटकती रहती है। ना वो शांत हो पाती है और ना ही वो किसी और को शांति से बैठने देती है। बदला लेने के लिए वो लोग तड़पते रहते हैं अनंत काल तक। अर्चना सिसकते हुए बोली। वो अपने परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। आज ये कहर जो भयानक तरीके से आने वाला है, उसे टाल दिया जाए बस किसी चमत्कार से। समर, क्या हम किसी तरह यहाँ से नहीं निकल पाएंगे? गीता ने समर की तरफ देखा, पर समर के चेहरे से छलकता भय अपना जवाब दे चुका था। तभी अचानक प्रताप सिंह बोले, गीता, अर्चना, समर सही कह रहा है। मुझे भी अब ऐसा लगने लगा है कि हम एक ही जगह भटक रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? आखिरकार प्रताप सिंह ने गंभीर होकर कहा, जो काफी देर से स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। पापा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? गीता ने पूछा। मैं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जंगल में एक जगह घूमने के बाद भी हम ये जान नहीं पाते कि हम उस जगह से बार बार घूम रहे हैं, क्योंकि जंगल एक समान ही होते हैं। पर शायद अब मैं खुद ये एहसास कर रहा हूँ कि गाड़ी चलाते हुए अब तक तो ये जंगल कब का पार कर लेना चाहिए था। पर ये सब क्या हो रहा है? उन्होंने लंबी सांस ली और कहा, समर, ये बात कैसे कह सकता है कि हम एक ही जगह भटक रहे हैं? प्रताप सिंह ने और तेजी से गाड़ी भगाते हुए पूछा। समर बिल्कुल चुप था और अब भी खिड़की के बाहर ही देख रहा था। सुनिए ना, ये भी तो हो सकता है कि हम रास्ता भटक गए हो। मम्मी, पापा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था, पर अब नहीं, हम रास्ता नहीं भटके। समर ने फिर अचानक ही कहा। क्या मतलब है तुम्हारा समर? पापा, जब मैं उन झाड़ियों से भाग कर आया था और आपको गाड़ी भगाने को कहा था, तब वहां मैंने एक चीज देखी थी और वो मुझे अभी भी नजर आ रही है। क्या क्या देखा था तुमने? वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे। जब हम गाड़ी में बैठ गए और जब वहां से निकले, मैंने देखा। उसकी जबान जैसे रुक सी गई। क्या देखा, बताओगे भी? प्रताप सिंह चीखे। मैंने देखा कि वहीं पास के एक पेड़ के पास वो बुढ़िया अपने पोते के साथ खड़ी थी और उसके हाथ में वो चमकती हुई कुल्हाड़ी नजर आ रही थी और वो दोनों मेरी तरफ घूर कर देख रहे थे, मानो ऐसा कह रहे हो कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। और क्या समर,
और क्या? गीता डर से चीख पड़ी। और गीता, वो लोग मुझे हर 10 मिनट के बाद सड़क किनारे उसी जगह पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वो हमें बार बार उसी जगह पर घुमा रहे हैं। ये क्या बकवास है समर? ये सच है पापा। तो क्या हम बार बार एक ही जगह से गुजर रहे हैं? हम एक ही सड़क पर फंस गए हैं? हम एक ही सड़क पर फंस गए हैं क्या? हे भगवान! अर्चना रोने लगी। शायद नहीं, ये कोई दूसरी चीज है। हम एक सड़क पर नहीं, बल्कि एक समय चक्र में फंस गए हैं, जो हर 10 मिनट के बाद हमें पिछले समय पर ले जाकर वहां से बार बार ले जा रही है। समर ने स्थिति का जायजा लेते हुए कहा। व्हाट? ये कैसे मुमकिन है? प्रताप सिंह बोले। पापा, आपकी घड़ी में टाइम कितना हो रहा है? 12:10। अरे मेरी तो घड़ी रुक गई है। मेरी भी पापा। समर अपनी घड़ी दिखाकर बोला। हम सब की घड़ी रुक गई है, यहाँ तक कि कार के डैशबोर्ड की घड़ी देखिए, वो भी रुकी हुई है। प्रताप सिंह ने देखा, समर बिल्कुल सच कह रहा था। ओ माय गॉड! मतलब हमारे लिए समय रुक गया है और हम इस शैतानी समय चक्र में फंस गए हैं। पापा, खिड़की के दाहिने तरफ वो फिर नजर आने वाले हैं, क्योंकि अब उसी 10 मिनट का अंतिम समय आने को है। समर की आवाज की गर्माहट उस कार के अंदर साफ महसूस की जा सकती थी। सबकी डरी हुई नजरें इस बार एक साथ दाहिनी तरफ जंगल की तरफ थी। और फिर जो कुछ समर ने कहा वही हुआ। वहां वाकई वो बुढ़िया एक छोटे बच्चे के साथ खड़ी थी और उसके हाथ में एक चमकती हुई कुल्हाड़ी थी। वो दोनों तीखी नजरों से उस काली अंधेरी रात में उन्हें घूर रहे थे। उस गहन अंधेरे में वो दोनों काले साए की तरह नजर आ रहे थे और उनकी आंखें उस अंधेरे में भी चमक रही थी, जैसे वो कह रहे हो, हम तुम्हारे खून के प्यासे हैं। प्रताप सिंह और उसकी फैमिली के छक्के छूट गए। वो भयानक रात इतनी भयावह थी कि उसे बयान करना नामुमकिन था। कार अब भी सड़क पर दौड़ रही थी। उन दो सायों को पूरी फैमिली के देखने के बाद कार में डर का माहौल अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। पापा! अचानक समर चीखा। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसे कुछ उपाय सूझा है। कार रोकिए। क्यों? प्रताप सिंह का कार रोकने का कोई इरादा नहीं था। इस समय चक्र से बाहर निकलने का शायद एक ही उपाय है। क्या? हमें उल्टी दिशा में जाना होगा। अभी हम उनके मन मुताबिक इस दिशा में जा रहे हैं। अगर हम जिधर से आए थे उस तरफ वापस चले तो शायद बच जाएंगे। प्रताप सिंह ने सोचा। उसे समर की ये बात जच गई। उसने सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है। ठीक है बेटा, ट्राई करके देख लेते हैं। प्रताप सिंह ने कार रोकी, बाएं तरफ मोड़ी और रिवर्स कर ली। कार अब उल्टी दिशा में जा रही थी। अब शायद वो भूत हमें बाईं तरफ दिखे। अर्चना बोली। नहीं मम्मी, गीता बोली। शायद अब वो हमें दिखे ही नहीं। किसी ने भी आगे कुछ नहीं पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे सब मौत के मुंह से निकलने के लिए बेताब थे। और वाकई कार तेजी से भागती रही और 10 मिनट बाद भी उन्हें इस बार बुढ़िया या उसका पोता कहीं नजर नहीं आया। अब जंगल का नजारा भी बदल रहा था। समर खुशी के मारे बोल पड़ा। हम बच गए, हम बच गए पापा। हमने समय चक्र को तोड़ दिया। अर्चना और गीता ने भी समर की खुशी में खुशी जाहिर की, पर कोई था जो अब चुप था और वो शख्स प्रताप सिंह था, जिसने कोई जवाब नहीं दिया। वो एकटक सामने देख रहा था। कार अब भी अपनी रफ्तार पर ही थी। पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे?
अचानक प्रताप सिंह समर की तरफ एकदम से पलटा। उसका चेहरा देखकर समर सख्ते में आ गया और अचानक ही प्रताप सिंह जोर जोर से हंसने लगा। और फिर जैसे अमावस की वो रात और भी ज्यादा डरावनी हो गई और सब कुछ बदलने लगा। कुछ दिनों बाद सड़क पर दौड़ती एक कार जिसमें एक फैमिली। यार आज तो मजा आ गया, वीकेंड में फैमिली के साथ बाहर जाना एक अच्छा अनुभव होता है, कार चालक बोला। तभी सड़क पर कोई चीज नजर आई और उससे बचने के लिए चालक ने तेजी से कार मोड़ी। कार संतुलन खोते हुए सड़क किनारे जाकर पेड़ से टकरा गई। कार में बैठे पति पत्नी और उनके 3 बच्चे बाहर निकल आए। उन्हें हल्की चोटें आई थी। तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ, क्या हुआ अर्जुन? पत्नी ने घबराई हुई आवाज में पूछा। पता नहीं रेशमा, ऐसा लगा जैसे सड़क के बीच में कोई आ गया, पता ही नहीं चला, पर मुझे पक्का यकीन है वहां कोई था। रेशमा चीख पड़ी। अर्जुन क्या हुआ? वहां सड़क पर कोई है। सड़क पर जब अर्जुन ने देखा तो उसे भी कोई आदमी दिखाई दिया। ओ रेशमा, शायद ये वही है जो हमारी कार से टकरा गया था। पता नहीं इतनी रात में ये इतने घने जंगल में सड़क पर क्या कर रहा था। जरूर घायल होगा, हमें इसकी मदद करनी होगी। अर्जुन सड़क की ओर चल दिया जहां वो आदमी अब उठने की कोशिश कर रहा था। माफ कीजिएगा, आप मेरी कार से टकरा गए, मुझे अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दिया। आप ठीक तो है ना? सड़क पर एक साया था। वो बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। इससे पहले कि अर्जुन उसका चेहरा देख पाता, अचानक अंधेरा और ज्यादा बढ़ गया। एकदम से चांद को बादलों ने जैसे ढक लिया था। आप इतनी रात में इस वीरान सड़क पर? कौन है आप? मैं मेजर प्रताप सिंह। दरअसल मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है। ओ, किधर है आपकी कार? थोड़ा सा आगे। मैं मदद के लिए ही आपकी कार रोकने का प्रयास कर रहा था। मैं शर्मिंदा हूँ, आज रात को ज्यादा ही अंधेरा है, मुझे पता ही नहीं चला कि आप सड़क पर कब आए। कोई बात नहीं, आपने वक्त रहते कार नहीं मोड़ी होती तो शायद और बुरा हो सकता था। वो दोनों चलते हुए सड़क पर थोड़ा आगे आ गए। अर्जुन ने देखा ठीक उनकी कार की तरह प्रताप सिंह की कार भी सड़क किनारे एक पेड़ से टकराई हुई थी। वो उसके पास पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल दहल उठा। वो कार देखने में ऐसी लग रही थी जैसे कई साल पहले ही चल चुकी थी। उसने कार में झांक कर देखा। अंदर एक जवान लड़का, लड़की और एक औरत थी। वो सभी उसकी तरफ देखकर पलटे। उनके चेहरे पर भयानक इरादे नजर आ रहे थे। वो बौखलाता हुआ पीछे पलटा। पीछे प्रताप सिंह एक कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। तूने क्यों मुझ पर और मेरे परिवार पर गाड़ी चढ़ाई? मैं? अर्जुन लड़खड़ाता हुआ पीछे गिरा। तब तक पीछे से उसकी कार वहां आई जिसे उसकी बीवी रेशमा चला रही थी। अर्जुन जल्दी कार में बैठो, वो चीखी। उसे खतरा नजर आ गया था। अर्जुन संभल कर उठा और पलक झपकते ही कार में घुस गया। अंदर उनके बच्चे सहमे हुए बैठे थे। रेशमा ने कार फुल स्पीड से आगे बढ़ा दी। प्रताप सिंह सड़क किनारे खड़ा उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। ये सब क्या हो रहा है अर्जुन? रेशमा, गाड़ी भगाती रहो, बोलो मत। पता नहीं वो कौन था और वो उसकी फैमिली। ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अर्जुन डरा हुआ था। कार चलती रही। 5 मिनट बाद दोबारा उन्हें वही साया यानी कि प्रताप सिंह सड़क पर दिखाई दिया। इस बार उसके साथ उसका पूरा परिवार भी खड़ा था। ये क्या हो रहा है अर्जुन? हम वापस उसी जगह कैसे पहुंच गए? ये सड़क क्या गोल है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा, अर्जुन बोला। कुछ देर बाद फिर से वो उसी जगह से निकले। इस बार प्रताप सिंह के परिवार के साथ
एक बूढ़ी औरत और एक छोटा बच्चा भी दिखाई दिया। उस औरत के हाथ में भी एक कुल्हाड़ी थी। अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। कहते हैं कि आज भी उस जंगल में ये सिलसिला जारी है और हर अमावस की रात आज भी उतनी ही भयानक चीजें लेकर आती है जिसका बयान कोई कभी नहीं कर सकता। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा चैनल नया है तो मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो इसीलिए अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और भी भूतिया, डरावनी और रहस्यमयी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।